हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटी अवेलेबल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से मिलती है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा ये जो वर्ड है इसी से हमें पता चल रहा है बाहर से। सेकेंड क्वेश्चन, द एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटी अवेलेबल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड। एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड अंदर से मिलती है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा म्यूरल एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर ए, इंट्रा। इंट्रा ये जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है अंदर। अंदर से जो फैसिलिटी एम्प्लॉय को मिलती है उसको इंट्रा म्यूरल एक्टिविटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है एम्प्लॉयर्स, बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सी स्टेट गवर्नमेंट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन, लेबर लॉ कवर्स। लेबर लॉ क्या कवर करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऑप्शन नंबर ए है इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑप्शन बी वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, ऑप्शन नंबर सी एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड। ये सारी चीज़ें लेबर लॉ कवर करती है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन 5, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्मुलेटेड इन। ILO कब फॉर्मुलेट हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1999, 1919। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज कवर्ड अंडर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर कौन सी बेनिफिट आती है? मेडिकल फैसिलिटी, रिटायरमेंट फैसिलिटी, कंपनसेशन फैसिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी जो फैसिलिटी होती है वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत आती है। क्वेश्चन 7, व्हेन डिड द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 कम इनटू फोर्स। फोर्स में कब आया था एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19 अप्रैल 1948। 19 अप्रैल 1948 को ये फोर्स में आया था एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। क्वेश्चन 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इंट्रोड्यूस। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1923, 1923। नाइन्थ क्वेश्चन, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1961। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट जो था वो किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 1972, 1972। टेन क्वेश्चन के बाद मैं सारे टॉपिक को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उससे जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा है उससे बनाई हूँ। बाकी आप ढूंढ कर खुद पढ़ लीजिएगा, मुझे जो मिला वो मैंने कर दिया है। तो 11 क्वेश्चन है, बोनस इज एन एक्स ग्रेटिया पेमेंट। एक्स ग्रेटिया पेमेंट क्या होता है? एक्स ग्रेटिया पेमेंट वो होता है अनुग्रह राशि। ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है एहसान। एक्स ग्रेटिया मतलब एहसान। पूछ रहा है बोनस जो है वो एक्स ग्रेटिया पेमेंट है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फॉल्स। ये एक्स ग्रेटिया पेमेंट नहीं है। 12th क्वेश्चन, विच फार्मूला वॉज गिवन बाय लेबर अपीलाइट ट्रिब्यूनल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बोनस। बोनस कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला लेबर अपीलाइट ट्रिब्यूनल दिया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुल बेंच फार्मूला। 13 क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट सेटअप द ट्राइपराइट कमीशन। ट्राइपराइट कमीशन जो था वो गवर्नमेंट किस ईयर में दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961, 1961। 14th क्वेश्चन, द बोनस एक्ट इज आउटकम ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द। बोनस एक्ट इज द आउटकम ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द ट्राइपराइट कमीशन। ट्राइपराइट कमीशन, ऑप्शन नंबर डी। 15th क्वेश्चन, ऑन विच डेट वॉज द बोनस एक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा बोनस एक्ट किस डेट को इम्प्लीमेंट किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सितंबर 1965, 2 सितंबर 1965। 16 क्वेश्चन जो है ये फॉर्मूला दिया, इसको कंप्लीट करने को बोल रहा है। बोनस इज इक्वल टू व्हाट? इसका आंसर हो जाएगा बेसिक सैलरी। 16 क्वेश्चन, एज पर द एक्ट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज एन एम्प्लॉय मस्ट हैव वर्क इन एन एस्टेब्लिशमेंट टू बी एलिजिबल फॉर बोनस। एम्प्लॉय को कितने दिन काम करना पड़ता है जिससे वो बोनस के लिए एलिजिबल हो? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्किंग डेज। 30 दिन अगर वो काम करता है तो वो एलिजिबल होगा बोनस के लिए। 18 क्वेश्चन, ऑन व्हाट ग्राउंड एन एम्प्लॉय विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम गेटिंग बोनस। डिस्क्वालीफाई फ्रॉम गेटिंग बोनस, बोनस के लिए डिस्क्वालीफाई कब होता है? किस लेवल पे एम्प्लॉय जो होता है वो बोनस के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रॉड, बी रेटियस और वायलेंट बिहेवियर वाइल ऑन द प्रेमाइसेज, सी थेफ्ट, मिस अप्रोप्रिएशन और सबोटेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस पेड टू एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को जो बोनस पेड होता है वो मिनिमम अमाउंट उसका क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8.33%। 20 क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड ऑफ पेइंग बोनस टू द एम्प्लॉय एज स्पेसिफाई इन द एक्ट। एक्ट में जो स्पेसिफाई किया गया किस मोड पे उनको बोनस मिलेगा वो क्या है, कौन सा मोड है वो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैश। क्वेश्चन 21, द पेमेंट ऑफ बोनस शुड बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कितने दिन में बन जाना चाहिए बोनस अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद जो 22 से क्वेश्चन है वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 से लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के हैं। तो देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट सजेशन ऑफ द लेजिस्लेशन इन द एक्ट मेड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925। 23 क्वेश्चन, द फर्स्ट सजेशन ऑफ लेजिस्लेशन इन द एक्ट वाज मेड बाय प्राइवेट मेंबर बिल कॉल्ड। प्राइवेट मेंबर बिल कॉल्ड जो लेजिस्लेशन एक्ट फर्स्ट सजेशन दिए थे उनको क्या बोलते हैं? वीकली पेमेंट बिल, ऑप्शन नंबर सी। 24th क्वेश्चन, वी चूज द करेक्ट डेट एंड ईयर ऑन विच पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पास। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट किस ईयर में पास हुआ था वो डेट बताना है और ईयर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अप्रैल 1936। 25th क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वेज पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस का मैक्सिमम वेज पीरियड क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मंथ। क्वेश्चन 26, इन एनी फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर लेस देन 1000 एम्प्लॉय आर एम्प्लॉयड द वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डे। अगर इसमें क्वेश्चन बोल रहा है किसी फैक्ट्री और इंडस्ट्री में अगर 1000 से कम एम्प्लॉय हैं तो उनका जो वेजेस होगा वो कितने दिन के पहले वो पेड हो जाएगा? वो है 7th डे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 27, विच ऑफ दिस
डिडक्शन अंडर सेक्शन 7 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इज नॉट ऑथराइज। सेक्शन 7 ऑफ पेमेंट वेज एक्ट में कौन सा डिडक्शन ऑथराइज नहीं हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ यूनिफॉर्म एंड प्रॉपर्टी। और बाकी ये जो 3 है ये सब ऑथराइज्ड हैं। 28 क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट कवर्स डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस? कौन सा सेक्शन जो है वो डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस को कवर करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या कवर करता है? वो जो भी लॉस होती है, डैमेज होती है, उस डिडक्शन को। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो मैच द फॉलोइंग है। इस सेट जो डिडक्शन दिया, जो भी डिडक्शन है वो दिया, इस सेट सेक्शन दिया, वो किस सेक्शन में उनका रखा गया है डिडक्शन को? तो पहला है डिडक्शन फॉर रिकवरी लोन। ये जो रिकवरी ऑफ लोन है किस सेक्शन में है ये जो डिडक्शन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 12A। 12A पहले का ए हो जाएगा। दूसरे का डिडक्शन फॉर वेजेज, जो वेजेज का डिडक्शन है वो किस सेक्शन में दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 7। सेक्शन 7 में इसको डिडक्शन फॉर वेजेस को रखा गया। तीसरा है डिडक्शन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, जो सर्विस रेंडर किया गया है वो डिडक्शन किस सेक्शन में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 11। चौथा है डिडक्शन फ्रॉम एब्सेंस ऑफ ड्यूटी। एब्सेंस ऑफ ड्यूटी का जो डिडक्शन है वो किस सेक्शन में रखा गया है? सेक्शन नंबर 9 में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का बी। इसके बाद जो क्वेश्चन है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन, द एक्ट प्रिस्क्राइब मिनिमम लिमिट ऑफ वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज। जो एक्ट प्रिस्क्राइब करता मिनिमम लिमिट ऑफ वेजेस, कितना वेजेस रहना चाहिए मिनिमम, वो किस एक्ट में बताया गया? इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 क्या बताता है? मिनिमम लिमिट ऑफ वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 रिक्वायर्स डैश to fix minimum rate of wages in respect of employment specified in schedule। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फोर्थ क्वेश्चन, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एक्सटेंड टू। मिनिमम वेजेस एक्ट जो 1948 है वो कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड हो चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन है एडोलेसेंट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 मीन्स अ पर्सन। जो एडोलेसेंट होते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंडर, उनको क्या बोला जाता है? वो कौन से पर्सन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हु हैज़ completed for his 14th year of age but has not completed his 18th year। वो पर्सन जो अपना 14th ईयर कंप्लीट कर चुका है लेकिन अभी 18th ईयर नहीं कंप्लीट हुआ है उसका, तो ये एडोलेसेंट का मतलब हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, एडल्ट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज डैश ईयर ऑफ एज। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में एडल्ट जो होते हैं उनका मतलब वो होता है जो पर्सन कितना एज अपना कंप्लीट कर चुका है। 18th ईयर ऑफ एज जो पर्सन कंप्लीट कर चुका है उनको मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में एडल्ट माना जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन में वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 हैज सिमिलर मीनिंग एज इन द। जो वेजेस का मतलब मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में है वही मतलब किस और एक्ट में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में भी वेजेस का मतलब वही है।
8 question. Appropriate government under the Minimum Wages Act 1948 has the same definition as the जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में, सेम वही डेफिनेशन और किस एक्ट में है? इसका आंसर हो जाएगा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. 9th क्वेश्चन. डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 डैश एन आउट वर्कर इंक्लूड एन आउट वर्कर. ऑप्शन नंबर ए. 10th question. A dash worker is one who is capable of working efficiently and supervise efficiently the work of skilled employee. कौन से वर्कर होते हैं जो अपना काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनर में करते हैं? वो होते हैं हाई स्किल्ड. जो हाई स्किल्ड वर्कर होते हैं वो अपना काम एफिशिएंटली और इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट करते हैं. वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 11. Who advised the appropriate government for coordinating work of committees and सब कमेटी? कौन एडवाइज किया था? ये एडवाइजरी बोर्ड एडवाइज करता है. चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए.